गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंटर फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम इसमें कई सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे जिसमें अलग अलग क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जैसे चल कुंडली धारामापी पर, धारामापी की सुग्राहित पर, और हमारा ट्रांसफार्मर है। कई सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे क्योंकि कमेंट सेशन में एक लड़के का आया था कि चल कुंडली धारामापी को समझाइए। मैं उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं, चल कुंडली धारामापी के बारे। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर, फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं चल कुंडली धारामापी के बारे में। ये एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है चल कुंडली धारामापी। और इसमें आप समझते रहिएगा, 5 मिनट में ये मैं समझा दूंगा चल कुंडली धारामापी। शायद ये आपको इससे पहले ये समझ में आई हो। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, 5 नंबर देकर जाता है अगर चल कुंडली धारामापी हमसे आती है तो। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। इसका मेन रोल जो है वो चित्र से शुरू हो जाता है। अगर चित्र सही है तो नंबर ऑटोमेटिक आपको सही मिलेंगे। इसे हमने नॉर्थ ले लिया, इसे साउथ, इसे साउथ लेंगे, उसे नॉर्थ लेंगे, एस एन। इसमें एक हमने लोहे की वेलनाकार कुंडली को रख दिया। कैसी कुंडली को रख दिया? वेलनाकार कुंडली को। लोहे की क्रॉडें रख दी इसमें और इस कुंडली को रखकर स्प्रिंग के द्वारा हमने एक बैटरी को जोड़ दिया। इस बैटरी को हम बोल देते हैं B1 और एक बैटरी को हमने ऊपर जोड़ दिया। ये हमारा स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, ये बैटरी V1 है और ये बैटरी V2 है। ये बैटरी B1 है हमारी और ये बैटरी B2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है और यहां से हम जो करंट का मेजर करते हैं वो यहां से एक संकेतक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? संकेतक। जीरो, 10, 20, 30, 10, 20, 30। ये हमने एक संकेतक लगा दिया। संकेतक पैमाना बोल देंगे इसे, संकेतक पैमाना। और ये हमारा स्प्रिंग हो गया, ये हो गई हमारी लोहे की रॉड। ये दोनों हमारे चुंबकीय क्षेत्र हो गए। अब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे?
थ्योरी आप जो चित्र में दिखाई दे रही है वो लिख सकते हो, अगर नहीं भी दिखाई दे रही तो सब आप लिख दोगे चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या हो जाएगा? चित्रानुसार हो जाएगा हमारा किसी कुंडली पर लगाया गया बल युग्म का बलाघूर्ण, और बल युग्म का बलाघूर्ण होता है हमारा टॉ बराबर NIVA साइन थीटा। अब हमारा है क्या कि यहां हम थीटा की जो वैल्यू रख लेंगे वो 90 रखेंगे, लिखेंगे यदि थीटा इक्वल टू 90 या 90 इक्वल टू थीटा, थीटा के बराबर हमने 90 रख लिया तो टॉ बराबर आ जाएगा NIVA साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होगा NIVA, समीकरण 1। अब देखो कुंडली वर्क कैसे करती है। जब हमारा नीचे वाली बैटरी करंट देगी इसे तो ये कुंडली इधर की ओर घूमने शुरू हो जाएगी, और जब घूमेगी तो ये स्प्रिंग टाइट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे स्प्रिंग टाइट होगा तो ये संकेतक नीचे की ओर आएगा। तो वहां से हम मेजर कर लेंगे कि करंट कितनी एम्पेयर की प्रवाहित हो रही है। और जब बैटरी B1 से हम इसमें करंट देंगे तो ये स्प्रिंग हमारा ढीला शुरू होना हो जाएगा, ये ऊपर की ओर जाना हो जाएगा। इसीलिए संकेतक पैमाने में जो 0 होता है वो बीच में होता है, और ये एंगल बन जाता है एक, इस एंगल को हम बोल देते हैं फाई, यानी ऐंठन कोण। इस प्रकार से ये वर्क करती है कुंडली हमारी। क्या होता है कि कुंडली पर लगाया गया, यह लिख देंगे चल कुंडली धारा मापी पर लगाया गया बल युग्म का बलाघूर्ण बल आघूर्ण ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। ऐंठन कोण के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि कुंडली पर लगाया गया वॉल्यूम का बलाघूर्ण ऐंठन कोण के समानुपाती होता है, और जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहां से एक कांस्टेंट ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा C फाई, लिखेंगे जहां C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जिसे ऐंठन नियतांक कहते हैं। अब दोनों हमारे कुल मिला के काय के आ गए मान, ये और ये दोनों टॉ के मान आ गए। इसे समीकरण मान लेते हैं 2, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या जाएगा NIVA इक्वल टू C फाई, या I की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है तो ये जाएगा C फाई अपॉन NVA। क्या आ गया हमारा C फाई इक्वल टू I इक्वल टू C फाई अपॉन NVA। अगर हमें यहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए, करंट की वैल्यू क्या चाहिए? ज्यादा, तो देखो C की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और फाई की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, और कम किस किस चीज की होनी चाहिए? N की मान कम होना चाहिए, V की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, और A की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। तब हमें करंट क्या मिलेगी? ग्रेटर देन मिलेगी, क्योंकि जो चीज ऊपर होती है वो ज्यादा होनी चाहिए और जो नीचे होती है वो कम होना चाहिए, तभी सामने वाली चीज बड़ी मिलती है। ये आ गई हमारी क्या? चल कुंडली धारा मापी के अंदर प्रवाहित धारा। आप इसे नोट डाउन करो, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्टकट का तरीका है, इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट मिलेगा नहीं। अब मैं इसकी सुग्राहिता के बारे में भी बात कराऊंगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं।
अब लिखेंगे यहाँ धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है? धारामापी की सुग्राहिता देख लेते हैं। धारा मापी की सुग्राहिता इक्वल टू ऐंठन कोण वटे वैद्युत धारा। ऐंठन कोण बटे वैद्युत धारा। और धारा मापी की सुग्राहिता को हम एस आई से प्रदर्शित करते हैं। और ऐंठन कोण क्या है हमारा फाई, और वैद्युत धारा क्या है आई। ये तो इसका हो गया सूत्र। अगर इसका धारा मापी की सुग्राहिता हमसे निकलवाता है और कभी कभी एन ए वी सी फाई के मान दे दिए, तो हम यहाँ थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा देंगे। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आई इक्वल टू क्या होता है, सी फाई अपॉन एन वी ए। हम इस आई की वैल्यू को यहां लगा देते हैं, तो एस आई बराबर ये हो जाएगा सी, या तो फाई रहेगा और बटे में सी फाई बटे एन वी ए। फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तीसरी बटे बन जाएगी। एस आई इक्वल टू आ जाएगा हमारा एन वी ए अपॉन सी। ये धारामापी की सुग्राहिता का व्यंजक आ जाता है। काय का व्यंजक आ जाता है? धारामापी की सुग्राहिता का। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे वोल्टेज की सुग्राहिता। आज के बाद आपको चल कुंडली धारा मापी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक न्यूमेरिकल इसका हर साल बनता ही है, वोल्टेज की सुग्राहिता। अब वोल्टेज की सुग्राहिता होती क्या है? सुग्राहिता बराबर ऐंठन कोण बटे वैद्युत विभव। जब धारा की निकालोगे तो धारा को बटे में रखोगे, और वोल्टेज की निकालोगे तो विभव को बटे में रखोगे। और वोल्टेज की सुग्राहिता को जो प्रदर्शित करते हैं वो हम करते हैं एस वी से। ऐंठन कोण को फाई से और इसको वी से। ये तो इसका फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया। आप अगर इसे और आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो एस वी इक्वल टू फाई अपॉन आई आर लिख सकते हैं, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, आपने पढ़ा होगा ओम के नियम से। अब आई की वैल्यू यहां लाकर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? फाई अपॉन आई की जगह सी फाई अपॉन एन वी ए इंटू आर। फाई से फाई कैंसिल, ये आ जाएगा एस वी इक्वल टू एन वी ए अपॉन सी आर। ये आ गई हमारी वोल्टेज की सुग्राहिता। शायद ये इतने कम समय में हम जो है चल कुंडली धारामापी को कर पाए। और अगर इसकी परिभाषा देनी है वोल्टेज की सुग्राहिता की, तो आप दे सकते हो कि ऐंठन कोण तथा वैद्युत विभव के अनुपात को वोल्टेज की सुग्राहिता कहते हैं। इसे भी आप नोट डाउन कर लो। आज 3 टॉपिकों की डिमांड आई है, मैं तीनों ही इस वीडियो में कराए दे रहा हूँ। ये वीडियो हमारी 30 से 35 मिनट की होगी और तीनों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और तीनों ही वो ऐसे टॉपिक है जो कई बार आए हुए हैं। एक आया था हमारा रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम के बारे में, कि ये सिद्ध कीजिए कि
रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या होता है? देखो, किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कोई भी तत्व है उसमें से जितनी भी दर से क्षय हो रहे हैं यानी कमी हो रही है, वो उस परमाणुओं की संख्या की कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती। यानी dN/dt अनुक्रमानुपाती क्या? n। ये है, इसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटाते हैं एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लिखेंगे जहां लैम्डा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। सही है। उसके बाद में dN/n बराबर माइनस के, माइनस चिन्ह इधर से हटा देते हैं, इधर लगा देते हैं लैम्डा टी। अब डी का मतलब है डिफरेंशियल से, और डिफरेंशियल तो जब भी खत्म हो सकता है जब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर। समाकलन dN/n माइनस लैम्डा समाकलन dt प्लस के एक लैम्डा कांस्टेंट जोड़ देते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका तो हो जाएगा हमारा log n, इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल, माइनस के लैम्डा टी प्लस के a। ये समीकरण एक मान लिया हमने। अब यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यही तो बात है कि जो भी हम अपनी तरफ से गणित या विज्ञान में मानते हैं उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं यहाँ कि प्रारंभ में लिखेंगे यदि प्रारंभ में संख्या कितनी थी? n बराबर n0, तो t बराबर कितना था? 0। उस समय समय भी हमारा 0 रहा होगा। तो ये हो जाएगा log n0 इक्वल टू माइनस के लैम्डा और t की जगह 0 रखेंगे प्लस के a। जब 0 से किसी चीज की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा log n0 बराबर a। अब a का मान समीकरण 1 में लगा दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे तो ये आ जाएगा log n इक्वल टू माइनस के लैम्डा टी प्लस के log n0। अब ये प्लस के n0 आया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस की log n माइनस के log n0 इक्वल टू माइनस के लैम्डा टी। या हमने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जैसे कि जो चीज हमारी माइनस में है वो बटे में लिख जाती है, n/n0 बराबर माइनस के लैम्डा टी। अब इधर से log हटेगा, इधर e की पावर में ये सारा कोफिशिएंट पहुंच जाएगा माइनस के लैम्डा टी। यह n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस के लैम्डा टी। यही रदरफोर्ड और सोडी का नियम है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, कई बार से पूछा भी जा रहा है।
एक क्वेश्चन मालूम करा था कि अन्योन्य प्रेरण का मान विद्युत वाहक बल के पदों में सिद्ध कीजिए। तो देखो अन्योन्य प्रेरण के बारे में सबसे पहले बताया, या अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में। तो पहले हम अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद में उसके सूत्र के बारे में या डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। हम काय की बात करें पहले? अन्योन्य प्रेरण की। अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है? देखो अन्योन्य, इससे सीधा सीधा नाम से क्लियर है, अन्योन्य यानी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। अन्य के बारे में क्या? मान लो दो कुंडली पास पास रखी हैं, उनमें से अगर हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस धारा का अनुभव हमारी दूसरी कुंडली भी करती है। क्या करती है? उस धारा का अनुभव दूसरी कुंडली भी करती है। अगर पहली कुंडली में हमारी धारा के मान में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली के मान में भी धारा में परिवर्तन होगा। धारा ज्यादा है तो दूसरी कुंडली में भी धारा ज्यादा हो जाएगी, और जब धारा ज्यादा हो जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में भी क्या हो जाता रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या क्या लिखा जाएगा इसमें? जब दो कुंडलियों को आप नोट करते रहो, मैं अन्योन्य प्रेरकत्व यहां लिखा रहा हूं, परिभाषा लिख लो पहले। अन्योन्य प्रेरकत्व, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, उनमें से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली भी उस धारा का अनुभव करने लगती है। तो दूसरी कुंडली भी उस धारा का क्या करने लगती है? अनुभव करने लगती है। पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होने लगता है। कौन सी कुंडली में? दूसरी कुंडली में। अब इसके बारे में बात करते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में है, लिख देते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? देखो इसमें लिखा जाएगा कि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती। अगर पहली कुंडली में धारा का मान ज्यादा होगा तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या ज्यादा होंगी। इसका मान कम होने पर इनकी संख्या भी कम हो जाएगी। अब आपने पढ़ा है कि अनुक्रमानुपाती हटाते ही एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा N2 5V2 इक्वल टू MI1 लिखेंगे, जहां M एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब बात भी हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यहां से एक काम कर लें, M इक्वल टू N2 5V2 अपॉन I1 लिख देंगे। यदि I1 बराबर 1 तब हमारा हो जाएगा M इक्वल टू N2 5V2। तो यहां से इसकी परिभाषा दे देंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में, क्योंकि I1 की बात कर रहे हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो तो, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान
एकांक हो तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद में अब इसका मान हम विद्युत वाहक बल के पदों में और देख लेते हैं कैसा आता है। यहां लिखोगे वी नो दैट, आपने पढ़ा E बराबर माइनस के एन डी फाइव ई अपॉन डी टी। ये है हमारा फैराडे का प्रथम नियम, जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। क्या होता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक परिवर्तन दर के बराबर होता है। हम यहां से E इक्वल टू एन को अंदर भेज दें तो ये हो जाएगा डी एन फाइव ई अपॉन डी टी। अब वी नो दैट करके अभी लिख सकते हैं कि जहां एन फाइव ई है उसकी जगह एम आई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर डी एम आई अपॉन डी टी, या ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस के एम डी आई अपॉन डी टी। हमें यहां से m का मान निकालना है। जब m का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का m इधर ही रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा ई डी टी अपॉन डी आई, या हम लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस के ई डी टी अपॉन डी आई। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान विद्युत वाहक बल के पदों में आ गया। अगर हम m का मात्रक यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक E का मात्रक तो हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट, T का हो जाएगा सेकंड, और वैद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। ये काय का मात्रक आ गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। एक टॉपिक और करा रहा हूं 5 मिनट के अंदर, ये 6 से 7 टॉपिक है हमारे, इनमें से एक क्वेश्चन आना हमारा अनिवार्य है। इनमें से एक क्वेश्चन हमारा 110% आने के चांसेस रहेंगे। 2 तो आ सकते हैं लेकिन 1 से कम नहीं आएगा। ये है हमारा किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या है, किसी पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में। लिखेंगे यहां प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के लिए
अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा है, वी नो दैट n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2। उसके बाद में यह लिख देंगे न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो ये जाएगा कि जो साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 है, इसे हम लिख देंगे a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और जो साइन a अपॉन 2 है वो आ जाएगा a बाई 2। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उन्हें हम न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक्सपोज कर देते हैं, गायब कर देते हैं उन्हें। तो जब गायब कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये दोनों मान हम यहाँ ले जाकर लगा दें एक में, तो ये आ जाएगा हमारा n इक्वल टू a प्लस, यहाँ लिख देंगे समीकरण a से, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे में a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, n बराबर a प्लस डेल्टा एम अपॉन a बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा एन ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, या मैं यहाँ लिख सकता हूं a प्लस डेल्टा एम इक्वल टू एन ए, या यहाँ से हमें डेल्टा एम का मान निकालना है तो ये प्लस का इधर का भेजोगे माइनस का हो जाएगा, एन ए इक्वल टू ए, दोनों जगह से ए कॉमन आ रहा है हमारा, तो ये आ जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू ए कॉमन एन माइनस 1, ये सूत्र आ गया। डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण, एन क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ए क्या है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ये हो गया हमारा इसका बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। ये 4 से 5 डेरिवेशन हुए होंगे आपके 20 से 25 मिनट में, और ये ऐसे डेरिवेशन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर इसी तरह के लगातार मेरे तो अनसोल्ड चल रहे थे, लेकिन कमेंट सेशन में जब ध्यान में रखा गया तो ये क्वेश्चन मालूम करे गए थे, मुझे कराना पड़ा, इस वजह से अनसोल्ड को एक दिन के लिए बीच में रोकना पड़ा। यदि डियर स्टूडेंट आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई मुझे और टॉपिक कराना चाहिए तो आप कमेंट सेशन में उसे क्वेश्चन को क्रॉप करके डाल दें, मैं उसका जवाब निश्चित ही आपको दूंगा। और यदि डियर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।